हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ में। साथियों, वीडियो वाकई ज़बरदस्त है, एक बार देखो फिर समझ जाओगे। गारंटी मेरी है कि आप भूलना ही भूल जाओगे। साथियों, इस तरह से आपको मैंने समझाया इस वीडियो में, पूरा एनालिसिस करके पूरे एक क्वेश्चंस का भाई साहब पूरा ऑपरेशन करके समझाया गया है। और आप इस वीडियो को किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा कलेक्शन कह सकते हैं। टॉप 25 प्लस जीके के इसमें क्वेश्चंस हैं। और ये वीडियो नंबर 25 नहीं भाई साहब, ये 26 है, क्योंकि अब से पहले हमने 25 जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुकी है। इसके लिए किसके लिए? आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल जीडी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई साहब? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 1000 बार पूछा गया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का ही प्रयोग क्यों करते हैं। कई बार ये घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो प्रकीर्णन है, जो विचलन है, लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? एक तरह से विचलन कह सकते हैं हम, फैलाव। और देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग के का जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जबकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि जो ब्लू कलर है, जो नीला रंग है भाई साहब, इसका जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो नीला रंग होता है हमें दूर से साफ नहीं दिखाई देता, जबकि लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसलिए भाई साहब, खतरे के संकेतों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? डायोप्टर में इसको नाम मापते हैं। तो आपको बताया कि धूप का जो चश्मा होता है उसकी पावर कितनी होती है। लगभग आप सभी पहनते भी होंगे जब कभी तेज धूप पड़ती होगी। तो भाई साहब याद रखिएगा, जीरो डायोप्टर, उसका जो पावर होती है वो कितनी होती है? जीरो डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। जीरो धूप के चश्मे की पावर होती है जीरो डायोप्टर। और क्योंकि डायोप्टर क्या है? स्वयं ही पावर का सूचक होता है। क्या होता है? ये अपने आप ही पावर का सूचक होता है खुद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल्फ, टेबल टेनिस, पोलो या फिर जूडो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्फ। जो आयरन शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। गोल्फ खेल का आरंभ कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी के मध्य में होता है। कहाँ से हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। और आयरन शब्द गोल्फ से ही संबंधित है। अब और भी शब्दावली जान लेते हैं जो गोल्फ से संबंधित है। कौन कौन से हैं? तो स्पिन है, बर्डी है, होल है, डाउन द मिडल और डफ, ग्रीन, मैसी, बैगल, अंडरकट। ये सभी जो वर्ड हैं याद रखिएगा, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये सभी शब्द संबंधित है गोल्फ से। और आपसे एक दो प्रश्न ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि आपको कोई शब्द बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प देंगे और आपसे पूछेंगे ये शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो आपको भाई साहब यदि आपको पता है तो आप इसका सही टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? जबरदस्त धुआंधार प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है भाई साहब, याद रखिएगा। और इस पुस्तक का कथानक क्या है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जिस पुस्तक का कथानक है वो आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और भारत का राष्ट्रगीत इसी पुस्तक से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत है कौन सा? तो भाई साहब कमेंट करिएगा। कुछ भाई साहब तो इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ ये स्थल जो है वो दतिया जिले में है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का एक तीर्थ स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित लगभग 100 मंदिरों का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और साथियों, वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वह भी आप बता सकते हैं। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा उनमें से 1 या 2 पूछ लिया जाता है अक्सर, और आपको मालूम होना चाहिए। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। और इनका जन्म हुआ था मक्का में, हुआ था 570 ईस्वी में। और 570 ईस्वी अर्थात इसको हम कह सकते हैं जो हिजरी सम्मत है, हिजरी सम्मत से 53 वर्ष पूर्व कहते हैं किसे? 570 ईस्वी जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, जो कि अब्दुल मुतालिब के पुत्र थे और कुरैशी कबीले से संबंध रखते थे। ये जो इनके पिताजी थे वो कुरैशी कबीले से संबंध रखते थे। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनके दादाजी ने किया था, ग्रैंडफादर ने किया था, जिनका नाम था अबू तालिब। और इनका विवाह हुआ था खदीजा नाम की एक विधवा महिला से, याद रखिएगा। विवाह किससे हुआ था? खदीजा नाम की एक विधवा महिला थी, उनसे हुआ था। और मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में, ये नाम याद रखिएगा इस गुफा का भाई साहब, हीरा। कई बार केबीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह है हीरा नाम की गुफा। ईश्वर का ने सबसे पहला जो संदेश मिला था वो कहाँ मिला था? हीरा गुफा में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास जी ने कराया था। गुरु रामदास जी
से अकबर बहुत प्रभावित थे और 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दी थी। और इसी स्थान पर क्या है, प्राकृतिक तालाब भी, जो आप आज अमृतसर में जो देखते हैं गोल्डन टेम्पल में जो तालाब देखते हैं वो यही है। कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हम हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, उसकी नींव किस गुरु ने डलवाई थी? अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अर्जन देव जी ने डलवाई थी इसकी नींव। और गुरु अर्जन देव जी ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के थे? 5वें थे। कुल गुरु हैं इनके मुख्य जो हैं वो 10 गुरु हैं और उनमें से 5वें नंबर के थे गुरु अर्जन देव जी। और इन्होंने जो सूफी मियाँ मीर है, सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव डलवाई थी। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा हरमंदिर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के बाद, अर्थात जो सोना है, सोना जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया था। ये भी याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि अमृतसर के हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर किन्होंने नाम दिया था? तो भाई साहब वो दिया था गौरव ने, अर्थात अंग्रेजों ने। और ये जो सोना है वो जड़वाया किसने था? तो ये जड़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। याद रखिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? भाई साहब धुआं प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्पोपो। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। काटती कैसे है? आप मानिएगा, ये आपकी मकर रेखा है और ये नदी आई लिम्पोपो इधर से, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ से ऐसे निकल गई, तो 2 बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। याद रखेगा, ये क्या है, इसको मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि जो कांगो रिवर है, कांगो रिवर ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसको 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। जबकि एक है नाइजर नदी, तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है भाई साहब, और 2 डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे रिवर ऑफ पाम ऑयल भी कहते हैं। तो रिवर ऑफ पाम ऑयल किस नदी को कहते हैं? नाइजर नदी को कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और 2 डेल्टा का निर्माण करती है भाई साहब। याद रखेगा, कांगो मैंने बताया ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसको 2 बार काटते हैं। जबकि जो लिम्पोपो है ये काटती है मकर रेखा को 2 बार। अब आप हमें बताइएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीसोल्स क्या है? तो एंटीसोल किसे कहते हैं? एंटीसोल है भाई साहब जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं एंटीसोल। नई विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संसंद्र वाली मृदा है, उसे कहते हैं हम एंटीसोल। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। तो याद रखेगा, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं एंटीसोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ इसको मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर। जो इस पुस्तक का कथानक है वो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। और पढ़ते ध्यान से, वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से ही लिया गया है और इसी कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इसको आप याद रखेगा, इसको याद रखेगा कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया था वंदे मातरम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम, इसके बंगाल विजय की सूचना तिरुवालंगाडु अभिलेख में वर्णित है। किसमें है? तिरुवालंगाडु अभिलेख में वर्णित है राजेंद्र चोल प्रथम की बंगाल विजय की सूचना। और बंगाल विजय अभियान का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भाई साहब गंगा नदी का पवित्र जल लाना। और राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को ही चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। इस सफलता पर उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि किस विजय के बाद धारण की थी? तो याद रखेगा, कब की थी? बंगाल विजय अभियान के बाद। और तथा तिरुचिरापल्ली जिले में गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक राजधानी की स्थापना भी करी थी इन्होंने इसी के बाद। अगला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो याद रखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। भक्ति आंदोलन में श्री गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं, कुल 10 गुरु हुए हैं। तो ये क्या थे? एक श्रेष्ठ संत, अर्थात ये बड़े ही महत्वपूर्ण एक जो है संत थे ये। और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के गुजरावाला जिले के तलवंडी में ननकाना नामक गांव में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था तथा इनके 2 पुत्र भी थे। गुरु नानक जी ने सिकंदर लोधी के शासनकाल में ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? श्री गुरु नानक देव जी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? भाई साहब इसको बिल्कुल छापिएगा दिमाग में आप, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुगल काल में तांबे के सिक्कों क्या कहते थे? भैया जी दाम कहते थे, दाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम चलता था तथा रुपया चांदी का सिक्का होता था। जो रुपया होता था वो चांदी का होता था और दाम होता था किसका? तांबे का।
अकबर के समय में जो निस्की है, निस्की को कहते थे आधा दाम, दामड़ चौथाई दाम और दमड़ी होता था आठवां दाम, ये नाम के सिक्के भी प्रचलित थे किसके, अकबर के समय में। और व्यावहारिक सोने के सिक्के को क्या कहते थे, मुहर कहते थे, मुहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जबरदस्त छांट छांट कर लाए गए आपके लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, वीडियो को अभी के भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक और आपका प्यारा सा कमेंट हमें बूस्टर डोज देता है भाई साहब। क्या देता है, बूस्टर डोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने की थी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। और कहाँ की थी, थाईलैंड के बैंकॉक में की थी। और इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था, तथा उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भाई साहब जो लक्ष्मीबाई है वो वाराणसी में जन्म हुआ था, उनका पैदा हुई थी वहाँ पर। और इनका मूल नाम था क्या था, मनु इनका मूल नाम था, तथा इनका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में वाराणसी में। और 13 वर्ष की अल्पायु में अर्थात छोटी सी आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ में। 1852 ईस्वी में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई थी, किंतु वह अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव नाम के एक बालक को गोद ले चुके थे। और 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज अफसर हीरो से लोहा लेते समय वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कब हुई थी, 17 जून 1858 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। तो देखिए अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि के द्वारा, संसद विधि अर्थात कानून के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। और संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है वहां पर विधान परिषद का गठन या सृजन कर सकती है। और वर्तमान में जान लीजिएगा विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हमारा प्यारा यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में फिलहाल क्या है, विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो भाई साहब जो एमएसपी हम कहते हैं उसको निर्धारित कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ध्यान से पढ़िएगा डिटेल से इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों के द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हो। और प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में वसूली मूल्य या फिर न्यूनतम समर्थित मूल्य जो होता है उसकी घोषणा सरकार करती है, वर्ष में 2 बार करती है। कब कब करती है, रबी और खरीफ के मौसम में करती है 2 बार। और वसूली या फिर न्यूनतम मूल्य की घोषणा सरकार करती है, बट जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है भाई साहब इसकी सिफारिश पर करती है। कहने का मतलब है सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और घोषणा करती है सरकार वर्ष में 2 बार, रबी और खरीफ की फसल के मौसम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार निम्न में से कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे भाई साहब, ये कहाँ पर है, ये सारे उत्तर प्रदेश में ही है। और आपको बताना है कि इनमें से बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्ती में है। अब देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश के भाई साहब इंपोर्टेंट पक्षी विहार है मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली। जो दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहाँ पर झुमका गिरा था, याद रखिएगा। और बरेली के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर है, सहारनपुर में, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भाई साहब देखिए जितने भी ये सारे हैं ना, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी जिन्हें कैग कहते हैं, और राज्य के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर पड़ेगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी, इसका अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो एजी अर्थात 76, इससे बनाइएगा आप ए और इससे बनाइएगा जी, तो क्या होगा एजी। तो इसमें किसमें उल्लेख है, 76 में, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा आप इसको। और जो कैग है इसका उल्लेख है वो है आर्टिकल 148 में, और राज्यपाल का उल्लेख है आर्टिकल 155 में। और इन सभी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसको भाई साहब भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी भी कहते हैं, विधि अधिकारी। और वह संसद की कार्रवाई में भाग लेता है पर उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता संसद की कार्रवाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिरा जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेगा और समझिएगा इसको। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम के ठीक ऊपर होगी उसकी स्थिति। कैसे होगी, ध्यान से पढ़िएगा। समान गति से उड़ने वाले जहाज से बम यदि गिरा जाए तो उस पर बम के पृथ्वी पर पहुंचने तक जहाज बम के ठीक ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि जहाज से गिरते समय बम का जो प्रारंभिक वेग था वो जहाज के वेग के बराबर होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि बम पर गुरुत्वीय त्वरण भी काम करेगा, जिससे क्या होगा, उसका पथ हो जाएगा परवलयाकार। इसी कारण से बम के ठीक ऊपर होगी उसकी स्थिति।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा या फिर ललितपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दतिया। दतिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है भाई साहब। और यहीं पर है आपका गोविंद महल, जिसका निर्माण किसने कराया था? बीर सिंह बुंदेला ने करवाया था इसका निर्माण गोविंद महल का दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जबरदस्त क्वेश्चन है। चीन, जापान, नॉर्वे, अमेरिका? तो भाई साहब ये गलत, ये गलत, ये गलत। कहाँ होती है? नॉर्वे में। और आगे पढ़ेगा इसके बारे में ध्यान से, मैंने पूरा डिटेल से इसको समझाया भी है। तो देखिए स्कैंडिनेवियाई देश आपको जानना है कौन कौन से होते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश हम कहते हैं आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। इन चारों देशों को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहते हैं। और इन्हीं में सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है। अब ऑप्शन में इनमें से क्या है? नॉर्वे है, तो नॉर्वे में होगी सबसे अधिक अम्ल वर्षा, इसलिए विकल्प के अनुसार नॉर्वे में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सूफियों में से कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। देखिए यहां पर ध्यान से पढ़ेगा। सत्तारिया सिलसिला के प्रमुख सूफी संत थे कौन? मोहम्मद गौस। ये शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे, इनके चेले थे। और ये हुमायूं के समकालीन थे, अर्थात इनके समय पर थे। और इनका हुमायूं काफ़ी सम्मान भी करता था। और कालिक कुतुब के उपनाम से प्रसिद्ध मोहम्मद गौस अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे, अर्थात पढ़ाई लिखाई करते रहते थे ये। और उन्होंने भगवान कृष्ण को ओलिया के रूप में स्वीकार किया था। 1562 ईस्वी में ग्वालियर में इनका निधन हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ आज भी उनकी मजार स्थित है। और इनके उत्तराधिकारी थे शाह वजीहुद्दीन। कौन थे? शाह वजीहुद्दीन, जो सत्तारी सिलसिले के अंतिम संत थे। आप ये याद रखिएगा कि सत्तारी सिलसिले के अंतिम संत कौन थे? तो अंतिम संत थे शाह वजीहुद्दीन, जो कि था किसका? शाह मोहम्मद गौस का उत्तराधिकारी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होगा और नोट भी किया होगा। तो नोट नहीं आएगा तो फ्रेंड्स एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, शुरू से वीडियो को देखिएगा, सारे प्रश्नों को नोट करेगा, क्योंकि सारे प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब एग्जाम में छपने के लायक हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स आप हमें बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा जबरदस्त। और अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिएगा। आपका काम है वीडियो को शेयर करना। और यदि किसी भाई बहन ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार धमाकेदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे